investment in the quality नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजनीति के चाणक्य, बीजेपी के मोटा भाई और देश के गृह मंत्री अमित शाह का आज 60वां जन्मदिन है और इस अवसर पर देश के राजनेताओं ने गृह मंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत देश भर से अमित शाह को जन्मदिन की बधाई मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। अमित शाह 22 अक्टूबर 2024 को 60 साल के हो गए। उन्हें बीजेपी के कई बड़े नेता बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक कई नेताओं ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए एक्स पर लिखा, वह एक मेहनती नेता है जिन्होंने अपना जीवन बीजेपी को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया है। उन्होंने एक असाधारण प्रशासक के तौर पर अपनी पहचान बनाई है और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कई कोशिश कर रहे हैं। उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूं। वहीं राजनाथ सिंह ने भी अमित शाह को बधाई देते हुए उन्हें परिश्रमी नेता बताया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, जेडी नेता लल्लन सिंह और एलजेपी नेता चिराग पासवान समेत कई बीजेपी सहयोगी दलों ने नेताओं ने भी बधाई दी है। गुजरात में जन्मे अमित शाह करीब 4 दशकों से प्रधानमंत्री के भरोसेमंद सहयोगी रहे हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में उन्होंने पार्टी के विकास और चुनावी रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, जिसका फायदा बीजेपी को साल 2014 के बाद से खूब मिला। अमित शाह को कई राज्य चुनावों में बीजेपी की जीत का बड़ा क्रेडिट भी दिया जाता है। अमित भाई अनिल चंद्र शाह, जिन्हें अमित शाह के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राजनीतिज्ञ है और वे केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री भी हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में रहने वाले एक गुजराती दंपति कुसुमबेन और अनिल चंद्र शाह के घर पर हुआ था। अमित शाह के दादा गायकवाड़ के बड़ौदा राज्य के भीतर एक छोटी सी रियासत मानसा में एक समृद्ध व्यापारी थे। 16 साल की उम्र तक अमित शाह गुजरात के अपने पैतृक गांव मानसा में रहते थे, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। 1980 में अमित शाह आरएसएस में शामिल हुए और एवीपी के लिए भी काम किया। 1982 में अहमदाबाद आरएसएस मंडल के माध्यम से पहली बार नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। 1989 में बीजेपी ने अहमदाबाद शहर का सचिव नियुक्त किया। 1995 से 2001 तक अमित शाह ने गुजरात में मोदी के विश्वास पात्र के रूप में काम किया। 1997 में सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। 1998 में अमित शाह को गुजरात बीजेपी का राज्य सचिव नियुक्त किया गया। 2002 में अमित शाह को गृह, परिवहन और निषेध विभाग जैसे अहम मंत्रालय दिए गए। 2014 में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2019 में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और 31 में गृह मंत्री के रूप में पदभार संभाला। 2024 में अमित शाह को गृह और सहकारिता राज्य मंत्री बनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन बीजेपी ने पूरे देश में त्योहार की तरह मनाया और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। ब्यूरो रिपोर्ट।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जन्मदिवस की बधाई दी है। सीएम योगी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अनुशासन और कर्मठता के जीवंत प्रतीक, करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत, सहकार से समृद्धि के भाव को निरंतर चरितार्थ कर रहे लोकप्रिय जननेता माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र के निर्माण हेतु आपकी प्रतिबद्धता ने मां भारती को निरंतर गौरव भूषित किया है। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की जीवन की प्रार्थना करते हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर रूस के कजान शहर पहुंचे, जहां वो 23 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट में शामिल हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता में शिरकत की और बता दें कि पीएम मोदी की 4 महीने में ये दूसरी रूस यात्रा है। इससे पहले वो जुलाई में मॉस्को गए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में उनका स्वागत किया था। अब इस दौरे के बीच में अटकलें ये भी हैं कि पीएम मोदी की ब्रिक्स समिट के इतर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो सकती है। हालांकि दोनों देशों की ओर से ऐसी किसी मुलाकात को लेकर औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का कजान पहुंचने पर भारतीय समुदाय ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। उधर कजान में रूस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। उधर केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 14वें अखिल भारतीय गृह रक्षक एवं गृह सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत की और इस मौके पर अमित शाह ने संबोधित किया।
क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 14वां अखिल भारतीय होमगार्ड और सिविल डिफेंस सम्मेलन यहां आहूत किया गया है और मैं सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 20 साल के बाद ये सम्मेलन आहूत हुआ है। 20 साल तक किसी को फुर्सत नहीं मिली। तो विवेक भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। इसमें मेरा भी 2 से 5 साल तो मैं भी मंत्री रह गया, मगर ये हो नहीं पाया। 2 मीटिंग जरूर हुई मेरे स्तर पर, परंतु जितना महत्व होमगार्ड और सिविल डिफेंस का है, इतनी तवज्जो शायद बहुत लंबे अरसे से गृह मंत्रालय में इसको मिली नहीं। अनेकविध कार्यक्रम, अनेकविध प्रायोरिटीज, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम शायद धीरे 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 सभी राज्य सरकारों के नजर में और अंततोगत्वा केंद्र सरकार के नजर में भी छूटता गया। और आज जब हम 14वें सम्मेलन में मिले हैं, तब यहां से एक नई ऊर्जा, नया प्रण और नया रास्ता लेकर यहां से जाना है। इसको गांव गांव तक जीवंत करने का हमने प्रयास करना है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता ने एक संकल्प किया है कि 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना। जब हम पूर्ण विकसित राष्ट्र कहते हैं, तब हमारी पूर्ण विकसित राष्ट्र की कल्पना पाश्चात्य कल्पनाओं से मेल नहीं खाती। हमारे पूर्ण विकसित राष्ट्र की कल्पना में हर क्षेत्र में विकास, हर क्षेत्र में भारत सर्वप्रथम तो है ही, परंतु इसके साथ हमारे संस्कार, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और हमारी भाषाओं को संभालते हुए पूर्ण विकसित राष्ट्र बनना है। और इस संकल्पना को अगर चरितार्थ करना है तो सेवा और सुरक्षा इसके बहुत अहम 2 बिंदु हैं। सुरक्षा हर व्यक्ति की, हर व्यक्ति के संपत्ति की। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने आनंद गुजरात में एनडीडीबी के हीरक जयंती समारोह को संबोधित किया। आज एक प्रकार से इस छोटे से सभागार के अंदर बहुत बड़े काम की शुरुआत होने जा रही है। आज एनडीडीबी की हीरक जयंती और श्रद्धेय त्रिभुवनदास पटेल की जन्म जयंती को मनाने का कार्यक्रम आज हम इस सभागार के अंदर कर रहे हैं। मित्रों, मैं तो गुजरात से ही हूं। एनडीडीबी और त्रिभुवन भाई दोनों के योगदान को देश के ग्रामीण क्षेत्र के अर्थतंत्र को भली भांति किस प्रकार से गति दी है, इससे मैं भली भांति परिचित हूं। आज त्रिभुवन भाई का जन्मदिन है। त्रिभुवन भाई एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी कर्मठ जीवन की व्याख्या शायद ही विश्व में कोई कभी कर पाएगा। पूरा जीवन काम करने के बाद आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो व्यक्ति को ना नाम मिला, ना दाम मिला, मगर परिणाम देखिए, देश के 5 करोड़ पशुपालक आज अब सुख चैन की जिंदगी जीने के रास्ते पर प्रशस्त हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने एक उक्ति कही थी, जीवन क्या है? जब मानवी पैदा होता है तो सांस होती। उधर एसजीपीजीआई लखनऊ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 47 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए दीपावली के ठीक पहले एसजीपीजीआई में ये सब नई परियोजनाएं जुड़ रही हैं।
इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। और एक साथ इतनी योजनाएं आपके साथ जुड़ रही हैं जो देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एसजीपीजीआई की पहचान को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, जिसमें एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का है, एडवांस डायबिटिक सेंटर का है, इसका भी लोकार्पण आज हुआ है, टेली आईसीयू का है, सलोनी हार्ट सेंटर का है, और साथ ही यहां पर एक रेन बसेरा और एक हॉस्टल जो मेडिकल टेक्नोलॉजी से संबंधित 200 छात्रों के रहने की व्यवस्था का माध्यम बनेगा। इन सब का आज यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यह एसजीपीजीआई की एक शानदार यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए एसजीपीजीआई के साथ सरकार के द्वारा तमाम धर्मार्थ और सामाजिक संगठनों के योगदान से आपकी क्षमता कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से किए गए प्रयास का हिस्सा है। और इस शानदार यात्रा के लिए मैं आप सबका, जितने भी यहां के हमारे प्रोफेसर्स हैं, यहां के चिकित्सक शिक्षक हैं, उनके सहयोगी कार्मिक हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, बताने की बहुत आवश्यकता नहीं कि एसजीपीजीआई देश प्रदेश का एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है। और प्रदेश में मैं देखता हूं 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। वो पूरब का हो, पश्चिम का हो, मध्य का हो, या बुंदेलखंड क्षेत्र का हो, या बिंद क्षेत्र का हो, गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसकी पहली एक आस उसके परिवारजनों की होती है कि एसजीपीजीआई में कोई बेड उसे प्राप्त हो जाए। एसजीपीजीआई में पहले से ही यहां पर बेड्स पूरे भरे रहते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके लिए समस्या खड़ी होती है। और उधर लखनऊ के इंदिरा नगर में सिल्क एक्सपो का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया और इस मौके पर जो है उन्होंने किसानों को सम्मानित भी किया है। सिल्क एक्सपो का उद्घाटन और 16 कृषकों और उद्यमियों, संस्थानों और फैशन डिजाइनरों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान का वितरण एवं रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। प्रसन्नता है कि आज इस अवसर पर रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन हुआ है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम मित्र रेशम रत्न पुरस्कार से 8 विभिन्न श्रेणियों के 16 ऐसे रत्नों को, जिन्होंने रेशम उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से या उसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग श्रेणी में कुछ विशिष्ट किया है, उन्हें यहां सम्मानित किया गया है। मैं उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, उन सब का भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि एक नारा हमारे यहां सदैव से प्रचलित रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान का, यानी जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, वह सामान्य हवा और पानी के बगैर तो पूरी जीव सृष्टि के लिए आवश्यक है ही, लेकिन एक सभ्य व्यवस्थित सभ्यता के लिए आवश्यक है कि उसके लिए उसको रोटी मिले समय पर, कपड़ा मिले तन ढकने के लिए, और सिर ढकने के लिए भी उसको एक छत मिल जाए। तो एक सभ्यता का विस्तार इस रूप में आगे होता है। कपड़ा जीवन की एक आवश्यकता है, और ये न केवल जीवन की आवश्यकता है बल्कि किसान की आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ रोजगार के सृजन का भी एक सशक्त माध्यम है।
रेशम प्राचीन काल से ही इसकी अलग अलग पद्धतियां रही हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां 25 करोड़ की आबादी निवास करती है, उस राज्य में इस फील्ड में जो अनेक संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की है, यद्यपि वह पहले की तुलना में संतोषजनक हो सकती है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की दृष्टि से अपर्याप्त है। संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं के लिए जो प्रयास होने चाहिए, यह सिल्क एक्सपो उसका एक माध्यम बनेगा। इस बात को लेकर के आज मैं इस अवसर पर यहां पर विभाग के साथ साथ यहां पर जुड़े हुए जो किसान हैं, जो यहां पर आए हुए उद्यमी हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, उधर बीजेपी ने सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को सक्रिय सदस्य बनाया गया है और इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और अरुण सिंह मौजूद रहे। पीएम मोदी की रूस यात्रा को लेकर सरकारी प्रवक्ता ने विशेष ब्रीफिंग की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। Have the comfort and the ability to speak on all sides or speak with actors on all sides of the conflict. And as I may have said earlier, the President Putin appreciated the role that India was playing and promised to stay in close touch with Prime Minister in connection with India's efforts. Sahil and Vishal, I think your questions essentially relate to the same point with regard to the clarification that you sought insofar as what patrolling will entail under the agreement that was reached yesterday. Well, what it will entail is that in the pending areas under discussion, patrolling and indeed grazing activities, wherever applicable, will revert to the situation as it obtained in 2020. Incidentally, I should say that this is also what बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का।